अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट रज़ा काज़मी। दोस्तों, आज हम अपनी कहानी रात का राही की दूसरी किस्त रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रह सके। तो गाइस, चलते हैं कहानी की तरफ। आगे बढ़ो। मैं बोझल कदमों से आगे बढ़ा और कांपते हुए हाथों से खोपड़ी उठाई। जिंदगी में पहली बार इंसानी खोपड़ी को हाथ लगाया था। उसे एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से बक्स का ढक्कन उठाया। साधु ने टॉर्च की रोशनी बक्स में डाली। मैं बक्स पर झुका हुआ था। मैं उछलकर पीछे हट आया। मेरे हाथ से खोपड़ी गिर गई। बक्स में जो कुछ रखा था इस पर एक गज से कुछ ज़्यादा लंबा सांप अपने आप में उलझा हुआ रेंग रहा था। बक्स का ढक्कन पीछे हट गया था। सांप निहायत ही आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। इस सांप को जहाँ से जी चाहे पकड़ लो, साधु ने कहा, और अपने जिस्म के साथ लिपट जाने दो। मैंने साधु की तरफ देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी के पीछे वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं साधु से कहता कि मैं सांप को नहीं पकड़ सकता। तुम सांप को पकड़ सकते हो। रोशनी के पीछे से साधु की आवाज़ आई। हमने तुम्हें जुर्रत दी है। मैंने सांप की तरफ देखा। वो अब बक्स से आधा बाहर आ गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और सांप को दरमियान से पकड़ लिया। फिर मैंने इसे अपने हाथ में उठा लिया। सांप अपना मुंह मेरी आस्तीन में ले गया और मेरे बाजू पर रेंगता हुआ ऊपर चढ़ गया। आस्तीन में रेंगने वाले सांप बड़े ख़तरनाक होते हैं। मैंने अपने आप से कहा, ये तुम्हारे जिस्म से आशना हो रहा है। साधु ने कहा, इसे अपने जिस्म पर रेंगने दो और बक्स में देखो। मैंने वही किया जो साधु ने कहा। मैंने बक्स में देखा तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मेरे सामने 10-10 और 5-5 रुपए के नोट की गड्डियाँ जेवरात पड़े थे। मेरे जिस्म पर एक नहीं बहुत सारे सांप रेंगने लगे। सांप को बक्स में रख कर बक्स बंद कर दो और खोपड़ी बक्स पर रख दो। मैंने सांप को बक्स में रख कर ढक्कन बंद कर दिया। फिर मुझसे 2 बक्स और खुलवाए गए। एक में थैलियाँ सी रखी थी और बू चरस की थी। दूसरे बक्स में नोट और जेवरात थे और कुछ थैलियों में से अफ्यून की बू आ रही थी। यहाँ तक कोई किस्मत वाला ही पहुँच सकता है, साधु ने कहा। अंग्रेज़ सारे हिंदुस्तान का बादशाह है, लेकिन इस खंडर में हमारा राज है। अंग्रेज़ का कानून यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब ये ख़जाना तुम्हारा है। अपनी ये कहानी जो मैं मौत की दहलीज पे बैठा कागज़ पर बखेरता जा रहा हूँ, इस अजीब फ़लसफ़े का सबूत है कि इंसान अपने आप को डस लेता है। अब चलो। साधु की आवाज़ ने मुझे बेदार कर दिया। मैंने चौंक कर देखा। वो मुझे वहाँ से वापस ला रहे थे। क्या ये हाँ ये सब तुम्हारा है? साधु ने कहा। लेकिन साधु हंस पड़ा। ये सब तुम्हारा है, लेकिन मेरी दास्तान भी इसी लेकिन से शुरू हुई। साधु मुझे बाहर ले आए। मैं उसी अंधेरी राहदारी से गुज़र रहा था, मगर मुझे इस अंधेरे से डर नहीं आ रहा था और मुझे टॉर्च की रोशनी की भी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। मुझ में कोई ऐसी ताकत आ गई थी जो मुझे अंधेरे में भी रोशनी के बगैर ठोकर खाए
चला सकती थी। मैं इनके साथ चलता आया और ठंडी हवा का तमांचा बड़ी ज़ोर से मुंह पर पड़ा। बंगाल की ठंडी हवा मुझे बेदार करने लगी। मैं अपने आप में आने लगा। मैं बाहर की दुनिया में खड़ा था, जहां रात की खुनकी और चांदनी का तिलिस्म था। रात अभी आधी नहीं गुजरी थी। तुमने देखा? वो तुम किसी को नहीं बताओगे, साधु ने कहा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कल ना आना, तो भी तुम शाम को ज़रूर आओगे। बाहर की हवा ने मेरे अंदर पुलिस के सब इंस्पेक्टर को बेदार कर दिया। मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ और किस तरह इस मंदिर में पहुँचा। महाराज, मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, खिंचा हुआ आऊँगा। अगर मेरे साथ पुलिस के सिपाही हुए तो आप साथियों समेत मेरे थाने में पहुंच जाएंगे। ये चर्स, ये अफ्यून और नोटों के ढेर। मैंने कहा, क्या ये आपका कारोबार नहीं? आपने मुझ पर एतबार क्यों किया? मुझ में क्या खूबी नज़र आई कि इतने ख़तरनाक राज में शरीक कर लिया? आपको किसने यकीन दिलाया कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा? इन सवालों के जवाब तुम्हें उसी वक्त मिलेंगे जब तुम मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार करने आओगे। बूढ़े साधु ने अपनी बूढ़ी आवाज़ में कहा। तुम ऐसी जुर्रत नहीं कर सकोगे। अगर ये तुम सोच कर आओगे कि पंजाब की मिट्टी का बना हुआ ये जिस्म ताकत से भरपूर है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी आंखों में ये चांदनी इस राहदारी की तरह तारीक हो जाएगी जिससे तुम गुजर कर आए हो। तुम्हारा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। मौत को बुलाओगे, मौत नहीं आओगी। साधु की बात सुनकर मैं वहाँ से चल पड़ा। मेरे सामने और दाएं बाएं कोई मैदान नहीं था, कोई सड़क, कोई पगडंडी नहीं थी। छोटे छोटे दरख्तों का जंगल था। इनमें नारियल और ताड़ के बड़े बड़े दरख्त थे। झाड़ियाँ भी थी, नदियाँ भी। चांदनी में जंगल ऐसा तासर पैदा कर रहा था जो बयान नहीं किया जा सकता। मैंने घूम कर देखा। मंदिर मुझे बहुत बड़े भूत की तरह नज़र आ रहा था। अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो एक सांप नज़र आया और एक औरत की हंसी की आवाज़ आई थी। पहले तो मैं घबरा गया क्योंकि वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। फिर वो इस तरह मेरे सामने आ गई जैसे चांदनी की चंद किरणों ने उसकी शक्ल अख्तियार की हो। वो छोटे छोटे दरख्तों की छाता नमा शाखों से नमूदार हुई और मैंने सर से लेकर पांव तक अपने आप में सर्दी की लहर महसूस की। मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब चला गया। उसकी गर्दन के गिर्द एक सांप लिपटा हुआ था जो उसके खुले बालों में मुंह छुपाता और निकालता था। तूने अपनी दुनिया के कानून से उस शख्स को डराने की कोशिश की जो चाहे तो तुम्हारे जिस्म को उस पेड़ की मानद बना सकता है जो सूख गया हो, क्योंकि उसके एहसान का तुम ये सिला दोगे। तुम जाकर अपने बिस्तर पर लेटोगे तो तुम्हारे बिस्तर से 2 सांप निकलेंगे। मैं बुलबुला उठा और मैंने उसकी मिन्नत की कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। इस राज के साथ जिसने भी खेलने की कोशिश की वो अपनी जान पर खेल गया। जाओ, तुम अब हम में से हो। तुम कल फिर आओगे और अकेले आओगे। तुम अब हमसे जुदा नहीं हो सकते। और वो ख़जाना, मैंने कहा, तुमसे कुछ नहीं छुपाया गया। इसने कहा, और कुछ नहीं छुपाया जाएगा। मैं भी यही चाहता था कि मुझसे कुछ ना छुपाया जाए। मुझे नोटों की उन गोटियों की ज़रूरत थी जो मैं देकर आया था। यही ज़रूरत मुझे पंजाब से बंगाल लाई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा अगली किस्त के साथ।